श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आज का अपना विषय है शकुंतला देवी पार्ट 1। फिल्म में उन्हें बोला गया गणितज्ञ, पर सच क्या है? गणितज्ञ या ह्यूमन कैलकुलेटर, या लोगों का सटीक भविष्य बताने का दावा करने वाली ठग? इस विषय पर हम बोलने वाले हैं। आदरणीय और प्यारे दोस्तों, फिल्म है शकुंतला देवी। अमेज़न प्राइम पर यह रिलीज हुई है। शुरुआत में ही फिल्म में लिखा है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एज सीन थ्रू द आईज ऑफ डॉटर अनुपमा बैनर्जी। सच्ची कहानी पर आधारित, जैसी बेटी के आंखों ने देखी वैसी। तो ये फिल्म अनुपमा बैनर्जी, जो उनकी बेटी है शकुंतला देवी जी की, उन्होंने जैसा अपने मां को देखा, लेकिन ये सच्ची कहानी है, ये दावा ये फिल्म करती है। फिल्म की शुरुआत होती है 2001 में लंदन में। लड़की अनुपमा बैनर्जी कार में ट्रेवल कर रही है और वो हम लोगों से बात कर रही है, हम सभी प्रेक्षकों से, श्रोताओं से बात कर रही है। कहती है, मां को भगवान का दर्जा नहीं, भगवान को मां का दर्जा दिया जाता है। मां हमेशा सैक्रिफाइस का प्रतीक होता है, लेकिन मेरी मां वैसी नहीं। यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। वे हमें जानकारी देती है कि आज तक किसी बेटी ने जो नहीं किया होगा, वो करने जा रही है। उसने अपनी ही मां के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए है, दायर किए है। अब मित्रों, इस फिल्म में विद्या बालन जैसी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस ने काम किया है। लड़की जो अनुपमा बैनर्जी है, सानिया मल्होत्रा ने उसका काम किया है, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जिसू सेनगुप्ता, जो विद्या बालन के पति है, उनका रोल उन्होंने किया है। प्रकाश बेलवड़ी उनके पिताजी का रोल करते हैं, वे भी बहुत अच्छे एक्टर है। जिसू सेनगुप्ता भी बहुत अच्छे एक्टर है। और अमित सिद्ध ने अनुपमा बैनर्जी के पति का काम किया है। बाकी भी काफी एक्टर्स हैं। और ये फिल्म का डायरेक्शन अनु मेनन ने किया है। ये फिल्म की जो हमेशा जाहिरात चलती है, आप आज भी देख सकते हो, वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन, जीनियस एज ए मैथमेटिशियन, इन शब्दों का उपयोग इस फिल्म की एड में किया गया है, जाहिरात में किया गया है। ऑफ कोर्स आप में से कई लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी है। वैसे मैं करीबन हर फिल्म देखता हूं। फिल्में देखने का मुझे शौक है। पहले समय निकालकर थिएटर में जाकर फिल्में देखता था, अभी घर में ही देखने को मिल जाती है। एज अ फिल्म बहुत अच्छी है, प्रभावी है। एक जमाने में पत्रकार इस रिश्ते से मैं फिल्म का समालोचन करता था, परीक्षण करता था। आज वो मोह में टाल रहा हूं। उस जमाने में जब पूना और मुंबई के फिल्म और ड्रामास का समालोचन करता था, परीक्षण करता था, कई बार नहीं, अक्सर उस फिल्म के और उस ड्रामा की एड में, जाहिरात में मेरी बायलाइन चलती थी कि मानव साहब ने ऐसा कहा है, मनोहर ने ऐसा कहा है, इस ढंग से। यानी इतने सालों तक ये काम मैं करता रहा, लेकिन अभी इस फिल्म का समालोचन करना मैं टाल रहा हूं, ये मोह टाल रहा हूं। मैं केवल मेरे विषय तक अभी सीमित रहूंगा। विद्या बालन जी एक बढ़िया कलाकार है।
इसलिए भी इस फिल्म की ओर लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान गया है। शायद दूसरी कोई कलाकार इसमें होती तो इतने बड़े पैमाने पर इस फिल्म की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया होता। आप सभी जानते हो कि वो बहुत अच्छी कलाकार है। अमिताभ बच्चन के साथ की पा हो, डर्टी पिक्चर हो, या फिर कहानी 1-2 हो, और भी कई फिल्मों में उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। विद्या बालन को एक जमाने में डर्टी पिक्चर जब आई थी, तब हिंदी फिल्मों का लेडी अमिताभ बच्चन कहा गया था। यानी वो स्टार भी है और बहुत अच्छी कलाकार भी। इसलिए बड़े पैमाने पर इस फिल्म की तरफ, शकुंतला देवी इस फिल्म की तरफ सब लोगों का ध्यान गया। ये फिल्म बहुत अच्छे ढंग से हम पर छाप छोड़ जाती है। फिल्म छाप छोड़ती है, साथ में शकुंतला के चमत्कारों का भी गहराई से हम पर प्रभाव होता है। इन चमत्कारों की भी छाप हम पर छूट जाती है, जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर। अब ये फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई तो भी बहुत बड़ी देवी हमारे भारत में पैदा हो, जिसने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। ये चमत्कारी देवी थी, करीबन भगवान का अवतार थी। ये इम्पैक्ट फिल्म देखने के बाद में हर दर्शक के मन पर होता है, और इसीलिए इस फिल्म के तरफ मुझे ध्यान देना आवश्यक लगा। जैसे ही ये फिल्म की एड शुरू हुई, तभी से मेरा मोबाइल गनगनाने लगा। उस जमाने में 1990s में, यानी 85 वगैरह इस दरमियान, नागपुर के जो पत्रकार लोग थे वो फोन कर 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 पूछ रहे हैं कि मानव साहब ये क्या प्रकार है, ये फिल्म आ रही है शकुंतला देवी, उसका क्या आप करने वाले हो। वो मुझे याद दिलाते थे कि नागपुर में शकुंतला देवी का आप लोगों ने, यानी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने और बाकी पत्रकारों ने मिलकर क्या किया था, और आज उसी की फिल्म आ रही है। फिल्म आने के बाद में तो मुझे बहुत आग्रह होने लगा। कई पत्रकार मित्र ऐसे थे कि जिनके साथ में मेरी 15-15, 20-20 सालों से बात नहीं हुई थी, उनके भी फोन आए, मानव साहब इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भी बार बार याद दिलाया। क्यों ऐसा हुआ? हालांकि इस फिल्म में जो शकुंतला देवी है, वो गणित के मल्टीप्लिकेशंस करती है, जोड़ करती है, सब्सट्रैक्शंस करती है, बाकी करती है, डिविजन्स करती है, रूट्स बताती है, स्क्वायर रूट्स बताती है, यानी अंडर रूट्स भी बताती है, स्क्वायर रूट्स भी बताती है। इतना ही नहीं, तो किसी के भी जन्मदिन की, यानी बर्थ डेट के दिन बता देती है, साल भर के दिन बताती है। ये सभी चमत्कार फिल्म में देखने को मिले। सबका सवाल यह है कि ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है। एक व्यक्ति हवा में, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया हमको कि हवा में नंबर्स ऐसे तैरने लगते हैं, और शकुंतला देवी को सही सटीक जवाब प्राप्त होता है। ये कैसे संभव है? कई बार ये सवाल शकुंतला देवी से पूछा गया, फिल्म में भी पूछा गया, और हर वक्त उसने कहा, यानी शकुंतला देवी ने कहा, विद्या बालन ने कहा, ये गॉड्स गिफ्ट है, भगवान का चमत्कार। और फिर ये शकुंतला देवी उस चमत्कार का प्रतीक है। ये छाप नई दुनिया पर, पूरे दुनिया के नई पीढ़ी पर, नई जनरेशन पर पड़ने वाली है, और इसलिए इस फिल्म का संज्ञान लेना, उसके सच्चाई उजागर करना, ये मेरे लिए इनएविटेबल है, अति आवश्यक है,
और इसलिए ये जो जिसको हम कहते हैं भांडाफोड़, वो भांडाफोड़ करने की बहुत आवश्यकता है, एक्सपोजर करने की बहुत आवश्यकता है। अब ये 2 घंटे 7 मिनट की फिल्म है। फिल्म में क्या-क्या है? शुरुआत ही मैंने क्रिमिनल केस से की थी। लड़की अपनी माँ पर क्रिमिनल केस डालती है और फिल्म की शुरुआत होती है। फिर हमें बताया जाता है कि 5 साल की शकुंतला देवी बंगलोर में 1934 1934 में खेलते-खेलते, बच्चियां जो खेल खेलती है वो खेल खेल रही थी और उसके पास बैठे हुए उनके रिश्तेदार वो बताते हैं, वो कुछ भी बताते नहीं, वो अपना गणित करते रहते हैं और गणित करते-करते उनके सामने ये फिगर नंबर 1 आती है। अभी तुम्हें कितना नजदीक से ठीक दिखता है, नहीं दिखता है, ये आप देखिए। अभी ये फिगर आपको दिखेगी। ये जो है 167,77216 क्यूबिक अंडर रूट और उसका तपाक से जवाब ये बच्ची जो 5 साल की बच्ची है वो जवाब देती है 256। रिश्तेदार को बहुत अचरज लगता है। वो उनके पिताजी के पास लेकर जाता है। पिताजी का विश्वास नहीं होता है और पिताजी भी उसकी टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद में उनको विश्वास हो जाता है कि मेरी बच्ची को दैवी शक्ति प्राप्त है और उसे गणित अपने आप आता है। क्योंकि तब बच्ची को पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो ये 5 साल की बच्ची कहती है मुझे अपने आप आया। ये अपने आप कैसे आया? ये प्रसंग फिल्म में देखते समय मुझे एकदम से कई बाबाओं का और देवियों का चरित्र याद आया। एक भिलाई की देवी थी मां आनंदी माता। उसमें भिलाई में, जबकि मैं बात कर रहा हूं ये भी 90s की बात है, 1987 के आसपास की बात। भिलाई में उसका मंदिर था। देवी जिंदा है लेकिन उसका मंदिर है, मंदिर में जाकर लोग उसको पूजते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र में आई थी नांदुरा, जो नागपुर से मुंबई रेलवे चलती है उसमें नांदुरा स्टेशन है, वहां पर आई थी। अब उस देवी को एक्सपोज करने जब हम गए तब मैंने पहले सब तैयारी करता हूं तो उसका चरित्र पढ़ा। ऑलरेडी उसके चरित्र की किताब, पोथी बोलिए किताब बोलिए, प्रसिद्ध हो चुकी थी और उसमें वर्णन था कि जब ये देवी पैदा हुई तब पैदा होते ही उसने देवी का रूप धारण किया। केवल देवी का रूप धारण नहीं किया तो वो बोलना शुरू करती है और उसके मां के साथ में बोलती है और मैं देवी आई हूं, जग पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए मैंने जन्म लिया है, ऐसी बात करती है। ये उसके चरित्र में लिख कर रखा है। कई बाबाओं के चरित्र की पोथी में ऐसी बात होती है। मुझे एकदम से किसी ऐसी देवी और बाबा के चरित्र की पोथी की याद आई। 5 साल की बच्ची क्यूबिक रूट केवल वो आंकड़ा नंबर देखकर बता देती है तबाक से, उसको अपने आप अपने दिमाग में ये बात आ जाती है। बात यहां तक लिमिट नहीं रही। उसके बाद में 7 साल की बेटी हो जाती है। तब हमें बताया जाता है कि उसके पिताजी हर स्कूल में अलग अलग जगहों पर उसके शो आयोजित करते हैं, उसका बुकिंग होता है, उसके पैसे उन्हें मिलते हैं। वे इस बेटी को स्कूल में नहीं भेजते हैं और इसी पैसों से उनका घर चलता है। ये सब हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। 7 साल की बेटी, उनकी एक अपाहिज बहन बताई गई है जिसका नाम शारदा है।
वो अपाहिज होती है, वो बहुत इसको प्रोत्साहन देती है। कुछ दोनों एक दूसरों को वचन भी देती है। लेकिन एक दिन जब ये शो कर कर लौटती है शकुंतला देवी, तो वो अपनी बहन को मरी पाती है। बहन क्यों मरी? क्योंकि उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। डॉक्टरी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि पैसों की दिक्कत थी। और खास कर कर पिताजी उसके तबीयत पर, उसके ट्रीटमेंट पर, उसके बीमारी पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते, और इसलिए वो मर गए। इस बात का शकुंतला देवी को, ये जो बहुत छोटी सी लड़की है, उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो जिंदगी भर जब उसको अवसर मिलता है तो उसके बाद में जिंदगी भर अपने माँ बाप से वो बात नहीं करती, कोई संबंध नहीं रखती, केवल उनको पैसे पहुंचाती है। ये भी हमको फिल्म में बताया गया। फिर एकदम से हमें बड़ी शकुंतला देवी यानी विद्या बालन मिलती है 1954 बेंगलोर में। शो के पैसे के बारे में बात करते हुए मिलती है। पिताजी को पैसे दिए जाते हैं, उनको भेजा जाता है। तब उसकी उम्र होती है 25 साल की। 1954 याद रखिए। 1945 से ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स नाम की जो किताब है, जिसका मैं संदर्भ कल देने वाला हूं विस्तार से, उसके सभी टेक्निक्स उपलब्ध हुए। 1945 को ये ट्रेचनबर्ग नाम की व्यक्ति, जो हिटलर के जेल में थी, वो छूटकर बाहर आई। बाहर आने के बाद में उसने ये टेक्निक्स कैसे उसने डेवलप किए, क्या किए, ये सब मैं विस्तार से कल आपसे कहने वाला हूं। लेकिन ये टेक्निक्स 1946 से यूरोप में उपलब्ध होने शुरू हो गए, और 1954 में बेंगलोर में विद्या बालन का शो बताया गया, यानी बड़ी शकुंतला देवी, जिसकी उम्र अभी 25 साल की है। और उसमें एक सवाल उसको पूछा जाता है कि मैं सैलरी लूं, या फिर मुझे कहा गया कंपनी ने कि हर दिन 1 पैसा आपको दूंगा। पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे, चौथे दिन 8 पैसे, यानी हर दिन दुगने पैसे होते जाएंगे। इसके अनुसार जो पैसे दिए जाएंगे, तो मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं, एक्सेप्ट करूं। अभी आपके सामने वो आ गया। शकुंतला देवी पूछती है कि आपकी शुरुआत कब होने वाली है? अप्रैल माह। अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो व्यक्ति पूछता है। और साथ में शकुंतला देवी तपाक से जवाब देती है, जो आपके सामने है, 1,37,37,418.23 रुपीज आपको एक साल में सैलरी मिलेगी। ये दूसरा चमत्कार हमारे सामने होता है। नील भूपलान, ये एक्टर है जिसका नाम पिक्चर में धीरज है। ये शकुंतला देवी का पहला लवर होता है। वो अपने ही जात के लड़की के साथ शादी करना चाहता है। इसके साथ शादी करना उसके फैमिली बैकग्राउंड के कारण या फैमिली की अड़चनों के कारण उसको संभव नहीं है। तो शकुंतला देवी गुस्से से उसको पिस्तौल से शॉट कर देती है। हमें पता नहीं चलता कि वो मर गया कि जिंदा है। और फिर एकदम से शकुंतला लंदन में 1955 में प्रकट होती है। तब हमें पता चलता है कि उसको गोली मारी गई, लेकिन वो मरा नहीं। गोली मारी लेकिन मरा नहीं। लंदन में 1955 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1946 से ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा शब्द उन्होंने कहा है, इसके सब टेक्निक्स पूरे यूरोप में फैलने शुरू हो गए थे। 1950 में स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक स्कूल निकाला, 1950, और ये है 55।
और उस स्कूल में ये सभी टेक्निक सिखाए जाते थे। 1955 में रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में ये हमारी शकुंतला देवी पहुंच जाती है, साड़ी पहनी हुई, अधकचरी अंग्रेजी बोलने वाली, और सबको चकित कर देती है अपने गणितों के जोड़ तोड़ से। उसको सवाल पूछा जाता है कि आपने ये कैसे किया? वो जवाब टालती है, एम आई करेक्ट, ऐसा सवाल पूछती है। सब कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट। वहां पर उसे एक मित्र मिल जाता है जो स्पेन का मूलतः है, लेकिन अभी लंदन में आया है, जेवियर नाम का। ये जेवियर मित्र उसका मैनेजर बन जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ये मैथ्स का जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। और फिर वो उसको सही माने में एक व्यावसायिक स्वरूप देता है। धीरे धीरे ये उनका प्रियकर भी बन जाता है, ऐसा कम से कम फिल्म में बताया गया है। और बाद में जेवियर के साथ में बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम्स पूरे यूरोप में, अमेरिका तक शुरू हो जाते हैं। एक स्कूल प्रोग्राम बताया गया गाने में, जिसमें अभी फिगर 3 आप देखेंगे। गाने में हमको ब्लैक बोर्ड पर बताया गया कि 85 इंटू 85 यानी 85 का स्क्वायर। तब हमको बताया गया कि 85 इंटू 85 का स्क्वायर क्या होता है। वहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हर व्यक्ति दोबारा फिल्म देख सकती है, बारीकियां ढूंढ सकती है, क्योंकि हमारे घर में ही फिल्म है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। यहां पर आपको ये टेक्निक बताया गया है। ये क्या टेक्निक है? 85 इंटू 85, आखिरी का जो अंक है 85 में, उसका 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 प्लस 1, ये मिलाकर होता है 72। 8 इंटू 9 72। तो जवाब आता है 72/25। यही टेक्निक आपको ट्रेजनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। तो ये गाने में ये टेक्निक जाने अनजाने में बोलिए, जानबूझकर बोलिए, शायद ये हो सकता है कि अनुपमा बैनर्जी जो है उसको लगता है कि ये जो सब हवा तैयार किया गया गॉड्स गिफ्ट है, अपने आप आता है। लेकिन ये बात तो सच नहीं है, उसको पता है। अनुपमा बैनर्जी जिसने अपनी आंखों से शकुंतला देवी को देखकर हमको बताया है, उसको पता है कि मेरी मां को कोई दैवी शक्ति नहीं, मेरी मां को ये अपने आप आता नहीं, मेरी मां इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का, कुछ टेक्निक्स का उपयोग करती है। ये उसको 100% मालूम। क्यों मालूम है? इसका जवाब आपको थोड़े ही समय में मिल जाएगा। तो ये गणित आपको वहां पर, यानी 85 का स्क्वायर कैसे करना, इसका टेक्निक वहां पर जाने अनजाने में आपके सामने उजागर किया जाता है। फिर इतना ही नहीं, तो पूरे एक साल के वीकडेज बताती है, यानी शनिवार किस डेट्स को आएगा, गुरुवार किस डेट्स को आएगा, पूरे साल भर के डेट्स बताती है। सब लोग बहुत 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 प्रभावित होते हैं। वो उसको अपने आप आता है, ये फिर से उसका दावा कायम। एक शो के बाद मैथ्स के जो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में हेड है, वे कहते हैं कि आर्यभट्ट और रामानुजन के बाद शकुंतला को पूरी दुनिया जानेगी। यानी शकुंतला देवी को आर्यभट्ट और रामानुजन के लेवल पर जाकर एक मैथ्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में उनको रख दिया, प्रोफेसर ने रख दिया। प्रोफेसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी में। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट ये पहला एशियन व्यक्ति है जिसने सूरज और पृथ्वी का रिलेशन 4वीं शताब्दी के आखिरी में उजागर किया।
5वीं शताब्दी में क्या उजागर किया कि पृथ्वी गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रूनो, कोपरनिकस, गैलीलियो, इन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी में ये बात कही, और आर्यभट्ट ने जो 4th 5वीं शताब्दी में भारत में हुआ, उसने ये रिलेशन तब कहा 4th 5वीं शताब्दी में, यानी 1100 साल पहले। आर्यभट्ट के भी पहले करीबन 700 750 साल पहले एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने ये बात कही थी, यानी आज से 2250 साल पहले ये बात कही थी। लेकिन टॉलेमी ने उसके खिलाफ मत रखा, इसलिए उस बात को कभी स्वीकारा नहीं गया। सेम बात आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट बहुत बड़ा गणितज्ञ था, इतना बड़ा संशोधन उसने दुनिया के सामने रखा। तब के सभी ज्योतिर्विदों ने, ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने उसका मजाक उड़ाया। क्या कहता है ये पृथ्वी इर्द गिर्द घूमती है? ऐसे कैसे संभव है कि पृथ्वी इर्द गिर्द घूमेगी सूरज के? सुबह सुबह पंछी आकाश में उड़ जाते हैं और शाम को वापिस आकर अपने घोंसलों में वापिस आ सकते हैं। अगर पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती तो शाम को उनको घोंसले नहीं मिलते। इतना ही नहीं तो कई प्रवासी कहां कहां से आते हैं। पृथ्वी अगर गोल होती तो वो सटक जाते, सटक कर गिर जाते। ऐसे कई आक्षेप उस पर लिए गए। तब ग्रेविटेशन की कल्पना नहीं थी। पृथ्वी के साथ में 200 किलोमीटर का पूरा वातावरण ये ग्रेविटेशन के कारण घूमता है, इस बात की हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए सही जवाब तब आर्यभट्ट नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने पृथ्वी गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये बात 4th 5वीं शताब्दी में दुनिया को बताई है। रामानुजन, इनके बारे में आप देख सकते हो, आप इंटरनेट खोलोगे तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उन्होंने कई ऐसे गणित के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो दुनिया में कोई कर नहीं सका था। बहुत बड़े गणितज्ञ थे वो, केवल शकुंतला देवी जैसे कैलकुलेटर नहीं थे। और ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर उनका नाम ले रहे हैं आर्यभट्ट और रामानुजन के साथ में। आप विकिपीडिया खोलकर देखेंगे तो रामानुजन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर मुंबई में इतना ही नहीं तो पेरिस में आगे का एक कार्यक्रम हमको बताया गया है। बीबीसी का प्रोग्राम था, क्यूबिक रूट्स निकालना था, और जो कुछ उसको अंक दिया गया था, नंबर दिया गया था, उसके आखिरी के 3 डिजिट में गड़बड़ी है, ऐसा उन्होंने कहा। बीबीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी बात सच थी। और फिर बड़ी बड़ी न्यूज दूसरे दिन छप के आई पेरिस में, पूरे यूरोप के शायद पेपर्स में, और तब उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया। अब आखिरी के 3 अंक गलत है, ये समझना ट्रेचनबर्ग के सिस्टम में संभव है, क्योंकि वहां क्रॉस चेक की व्यवस्था होती है। ये सभी जो मेमोरी टेक्निक्स है जो मैं सिखाते आया हूं, कौन से सिखाते आया हूं, कौन से अभी तक सिखाए नहीं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसमें सभी में क्रॉस चेक की व्यवस्था होती है, इसलिए वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ये भी चमत्कार की बात साबित हुई। फिर मुंबई में 1968 में, यानी तब का बॉम्बे, आईएएस ऑफिसर परितोष बैनर्जी, जिसु सेनगुप्ता ने जो काम किया है उसके साथ में उनका मिलन होता है, मुलाकात होती है, फिर दोनों का मैरिज होता है। शकुंतला देवी कलकत्ता में रहना शुरू करती है और उनको बेटी होती है 1970 में। लेकिन वो वहां ज्यादा दिन रह नहीं पाती है। फिर हमको कहा गया कि फिर वो वहां से निकलती है, क्योंकि वो एक जगह रहना नहीं चाहती, पेड़ बनकर नहीं रहना चाहती, शोज करना चाहती है। फिर हमको बताया गया फिल्म में कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में
एक शो हमको बताया गया और फिर वहां पूछा गया, फिर से पूछा जाता है कि ये कैसा आपने किया, हाउ डू यू डू इट। फिर शकुंतला देवी सवाल का जवाब टाल जाती है, नो आंसर। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिसके बाद में ये दर्ज हुआ, 13 नंबरी, एक नंबर इंटू 13 नंबरी दूसरा नंबर, इसका जवाब उन्होंने 28 सेकंड में दिया। ये बात सही है क्योंकि इस ढंग का रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसके बारे में भी मैं आपके सामने बात करूंगा। फिर हमको बताया जाता है कि साइकोलॉजी रिसर्च सेंटर में उसके टेस्ट ली जाती है। उद्देश्य ही होता है कि शकुंतला देवी ये सब कैसे करती, ये ढूंढना। रिनाउंड साइकोलॉजी रिसर्च सेंटर है। बाद में वो निष्कर्ष निकालते हैं, वी कांट से हाउ यू डू दिस, तुम कैसे करती हो हम नहीं कह सकते। नो वन न्यू हाउ डिड शी डू दिस, कोई नहीं जानता वे कैसे करती है, ये उनका निष्कर्ष होता है। मुझे इतना अचरज लगता है कि ये विद्वान लोग इतने कैसे अधूरे ज्ञान वाले लोग होते हैं। मुझे बहुत अचरज नहीं लगता है, क्योंकि जो अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान होते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी ट्रिक्स हो सकती है। जबकि 1950 में ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में स्कूल खुल चुका था जहां पर इस ढंग के टेक्निक सिखाए जाते थे, जो बहुत पॉपुलर बन चुके थे। 1946 से यूरोप के कई देशों में ये टेक्निक्स के बारे में प्रयोग हो चुके थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुके थे। इसके बावजूद ये साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के लोगों को लगता है कि ये कैसे करती है, अपने आप होता है, इसके पीछे कोई टेक्निक हो सकता है, ये भी जानकारी उनको नहीं। मुझे क्यों अचरज नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में जो गए, अभी 1982 में ये काम शुरू किया, यानी अभी 17-18 साल हो गए, सॉरी 37-38 साल हो गए। ये 38 सालों में मैंने बहुत बहुत विद्वानों की बातें देखी। अभी जैसे मुंबई दिल्ली में गणपति दूध पिया था, आज गणेशोत्सव भी है, उसकी शुरुआत है, आज घर घर में गणपति बैठ रहे हैं, तब गणपति दूध पी रहे थे। आज भी उसका जवाब देते वक्त कई लोग कहते हैं कि कैपिलरी एक्शन के कारण वो दूध पी रहे थे। विनोद दुआ, जिनको मैं बहुत मानता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत साइंटिफिक है, उनके साथ में मैंने प्रोग्राम भी किया है, वो भी अभी कुछ दिन पहले यही बात कह रहे थे कि वो कैपिलरी एक्शन, केशाकर्षण के कारण दूध जा रहा था, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था। ये जवाब साइंटिस्ट का 100% गलत जवाब। जब मुंबई में गणपति दूध पी रहे थे पुलिस के साथ में, मुझे ये ढूंढना पड़ा। मेरे कहने पर मुंबई के पुलिस ने, क्योंकि वहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया था, मैंने जब पहली बार उनको समझाया कि गणपति की कोई मूर्ति दूध नहीं पी सकती है, ना ही दूध एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही जानकारी उनसे ही प्राप्त की थी कि मूर्तियां बदली गई क्या। मुंबई में ज्यादातर मंदिरों में संगमरमर की मूर्तियां होती है, तो ये संगमरमर की मूर्तियां होने के बाद में दूध कैसे पिया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ये दूध नीचे इकट्ठा होगा, सबसे पहले आप नीचे का पूरा हिस्सा साफ कर लीजिए, और लोगों ने दूध पिलाने के बाद में स्पंज से दूध उठाकर बाल्टियों में उसको पिरोइए, दूध बाल्टियों में जमा कीजिए। पहले जिस पुलिस, हालांकि कमिश्नर पीकेबी चक्रवर्ती जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, उनके कहने पर यह सब शुरू हुआ था। अब कमिश्नर साहब ने कहा है, इसलिए जो डीसीपी मेरे साथ बात कर रहे थे वो बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, लेकिन वो मुझसे तो शुरुआत में झगड़ने लगे, नहीं नहीं ऐसा कैसा दूध पीते हैं गणपति, मेरे ही
पत्नी के हाथ से पिया है। मैंने कहा साहब, मैं कहता हूं उतना कर कर तो देखिए, शायद हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो जवाब आपको मिल जाएगा। 1-1.5 घंटे बाद उन्हीं का मुझे फोन आया, सर आपने कहा बिल्कुल सही निकला, हमने 5-6 मंदिरों में किया, सब जगह पर दूध नीचे इकट्ठा होता है, बाल्टियों में हमने जमा किया, और धीरे धीरे फिर हर जगह बोर्ड्स लगने लगे, जो पुलिस ने ही लगाए, कि गणपति दूध नहीं पीता है, दूध नीचे जमा होता है। ये काम मुंबई पुलिस ने किया। लेकिन आज भी हम उसमें केशाकर्षण का जवाब देते हैं, कैपिलरी एक्शन का जवाब देते हैं, जिसका कोई इस बात से संबंध नहीं है। तो मुझे अचरज तो नहीं हुआ कि साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। 1985 में जो हम केवल 1 माह के प्रयास में ढूंढ पाए, ये लोग इतने सालों तक ढूंढ नहीं पाए कि इसका क्या जवाब है। बड़ा अचरज लगता है। लंदन में 1978 में वैदिक मैथमेटिक्स का उल्लेख करती है शकुंतला देवी, और फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस की शुरुआत करती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल यानी कंसल्टेशंस क्या है, इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर हमको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया, थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं बताया गया। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस क्या है, आपके सामने ये जाहिरात आ गई। ये जाहिरात बेंगलुरु की जाहिरात है। बेटी कहती है, यानी बेटी को मां कहती है, शकुंतला देवी कहती है कि आज बहुत बुकिंग है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। और फिर बेटी अपने फादर को पत्र लिखती है, जो कभी वो चिट्ठियां, अपने बेटी की चिट्ठियां बाप को नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने बाप को चिट्ठी लिखती है। उसमें कहती है कि वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन से अब वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट बनी है मेरी माँ। फिर बाद में वो इलेक्शन का एक प्रसंग बताया गया, जो इंदिरा को हराना चाहती थी, अब वो तो हार गई, लेकिन वो कहती है मैं कभी नहीं हारती, आई ऑलवेज विन, और मैं पेड़ बनकर नहीं रह सकती। आई ऑलवेज विन, मैं कभी नहीं हारती, और मैं पेड़ बनकर नहीं रह सकती। ये उसके बहुत लोकप्रिय वाक्य है। इसीलिए वो जवाब देते वक्त कहती हूँ, मैं व्यक्ति हूं, मैं पेड़ थोड़ा ही हूं एक ही जगह पर बैठी रहूंगी, मैं तो घूमते रहूंगी दुनिया भर में। फिर देहरादून में 1986 का उल्लेख है। होमोसेक्सुअल्स के बारे में वो किताब लिखती है, उसकी चर्चा होती है, उसको सवाल पूछा जाता है कि आप होमोसेक्सुअल है क्या, क्यों आपने ये किताब लिखी है। इस पर वो कहती है कि मेरा हस्बैंड होमोसेक्सुअल है, इसलिए मैंने इस विषय को इतना महत्व दिया। उनकी बेटी चिढ़ जाती है कि पिताजी को क्यों आप बदनाम कर रही हो। तब मां कहती है कि ऐसा बताना पड़ता है, लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये इमोशनल स्टोरीज बतानी पड़ती है, तब जाकर वो महत्व देते हैं उस बात को। यानी झूठ बोलना उसके जीवन का हिस्सा रहा है, ये उन्हीं की बेटी हम तक बरोबर बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा देती है। फिर उसके बाद में एक विजिटर है, बेटी का डेमो दिया है, एक विजिटर आते हैं मिलने के लिए। शकुंतला देवी आग्रह से अपने बेटी का उनको डेमो दिलाती है। यहां पर है 409 का स्क्वायर, चौथा फिगर। ये 409 के फिगर के बाद साथ में, यानी इसका स्क्वायर करते वक्त, स्क्वायर का मतलब हो गया 409 इंटू 409। ये कैसे किया, ये भी टेक्निक यहां पर बताया गया है, ये फिल्म में बताया गया, ये मेरी ओर से मैं नहीं बता रहा हूं। क्या टेक्निक है, 409 उसका 4 का स्क्वायर करना, 9 का स्क्वायर करना, फिर 4 इंटू 9 इंटू 2 72, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 9 दो ही अंक है, इसमें तीसरा अंक नहीं है, जीरो से गुनेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए जीरो से गुनना नहीं है, और उसको 2 से गुना है, गुना करना है। मराठी में गुना कहते, हिंदी में गुना करना कहते। तो 2 इंटू 4 इंटू 9 72 होता है, 4 का स्क्वायर 16,
बीच में का 72 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये इसका जवाब है। मैं जो कह रहा था कि अनुपमा बैनर्जी शकुंतला देवी के बेटी को ये पता था कि ये मेरी माँ की गॉड गिफ्ट वगैरह नहीं है। क्यों उसे पता था? क्योंकि उसको सिखाया गया था। हालांकि शकुंतला देवी उसको अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। अपने बाद में ये गणित के चमत्कार दुनिया भर में फैलाने के लिए उसको सही माने में साधन बनाना चाहती थी। शायद बेटी का मूड प्रामाणिक था, इसलिए उसने ये टेक्निक सीखे, लेकिन वो उसके इन डेमोन्स्ट्रेशंस में सहभागी नहीं हुई। उसने अपना स्वतंत्र व्यवसाय निकाला। तो छोटी बेटी को लेकर बीच बीच में आगे पीछे होती है फिल्म, इसलिए कुछ चीजें आगे पीछे मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। छोटी बेटी को लेकर ये पूरे दुनिया के सैर पर निकल पड़ती है, उसको स्कूल में नहीं डालती है। कहती है स्कूल में जाकर क्या होने वाला है, आप यही बात सीखो। और उसके बाद में फिर बेटी घर सजाने के व्यवसाय में आ जाती है। उसके पहले वो स्कूल में केवल उसके पति ने, यानी शकुंतला देवी के पति ने, बेटी के पिता ने धमकी देने के बाद बोर्डिंग स्कूल में उसको डालती है। फिर बेटी की शादी अजय सिद्ध के साथ होती है, यानी अमित सिद्ध के साथ होती है, जिसका नाम अजय है। वे दोनों भारत में ही रहना चाहते हैं। तब तक उसने जो इंटीरियर डेकोरेशन का व्यवसाय शुरू किया था, घर लेना, उसको इंटीरियरली बहुत अच्छा बनाना और बेचना, बेटी का ये व्यवसाय बन चुका था। अच्छे ढंग से चल रहा था। माँ के पैसे उसमें लगे हुए थे। माँ चाहती थी बेटी ने अपने साथ आना चाहिए, इसलिए फिर माँ उसको ब्लैकमेल करने के लिए ये सब घर बेच देती है। और जो भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो उसके नाम पर बकाया होता है बेटी के, और वो इतना बड़ा टैक्स होता है कि वो दे नहीं सकती है। इसलिए बेटी माँ पर क्रिमिनल केस करती है। जहां से पिक्चर की शुरुआत हुई थी वहां पर एंड होता है। बेटी क्रिमिनल केस करने के लिए लंदन जाती है, साथ में उसका पति भी होता है अजय, और तब माँ बेटी मिलते हैं। बेटी का मिलना माँ के लिए बहुत महत्व का था, इसीलिए ये क्रिमिनल केस उसने डाला है, ये हमारे ध्यान में ला देते हैं। फिर माँ और बेटी मिलते हैं, दोनों फिर से एक हो जाते हैं। बहुत इमोशनल प्रसंग रहा है। दोनों ने, यानी विद्या बालन ने और सानिया मल्होत्रा ने, दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से ये काम किया है, इफेक्टिव रहा है। ये सब माँ बेटी के प्यार के दृश्य में हम भी बह जाते हैं, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, ये इमोशनल एंडिंग के साथ में फिल्म खत्म होती है। इसका जो ह्यूमन हिस्सा है, माँ बेटी का रिलेशन, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। अच्छी बात है, उसके बारे में कहने का ना मुझे अधिकार है ना किसी को अधिकार है। माँ बेटी का रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये उनका अपना पर्सनल मामला है। इस फिल्म में विद्या बालन ने बेहतरीन काम किया है। माँ बेटी का रिश्ता हमारे आंखों में आंसू भर देता है। अच्छा ह्यूमन ड्रामा है। लेकिन क्या फिल्म का यह इंपैक्ट लेकर हम बाहर आते हैं? हम आम इंसान जो है, खास कर भारत का दर्शक वर्ग, जिसके बीच में गए 38 सालों से काम कर रहा हूं, वो क्या लेकर जाता है? शकुंतला देवी बहुत बड़ी गणितज्ञ मैथमेटिशियन थी। उसे अपने आप दैवी शक्ति से, गॉड गिफ्ट से गणित आते थे। उसने कई बार कंप्यूटर को हराया है। आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ भी उसके सामने बराबरी के, और बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी थी। ये सब इंपैक्ट्स हम पर हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये जूनियर पीसी सरकार जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है,
आइंस्टाइन और न्यूटन से भी बड़े साइंटिस्ट है, तो आप मुझे क्या कहोगे? अरे भाई, न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने कभी ताजमहल को गायब किया? कभी पूरी की पूरी कलकत्ता में जो ट्रेन गायब कर दी थी, ऐसी ट्रेन गायब की जूनियर पीसी सरकार ने? बहुत बड़े जादूगर है, सीनियर सरकार भी और जूनियर सरकार भी। सीनियर सरकार 1971 में चले गए, लेकिन जूनियर पीसी सरकार ने पूरे दुनिया में अपने कौशल का परचम फहराया फहराया। पूरी दुनिया उनको जानती है एक बहुत अच्छे जादूगर कर। मैं जूनियर पीसी सरकार और सीनियर पीसी सरकार दोनों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जूनियर से तो मैं मिल भी चुका हूं, उनके प्रामाणिकता के लिए रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने ताजमहल गायब किया, पूरी की पूरी ट्रेन गायब की भारत की रेलवे की, तो उन्होंने नहीं कहा ये दैवी शक्ति से हमने किया, ये टेक्निक है, ऐसा कहा। बहुत स्किल्ड जादूगर थे, वन ऑफ द बेस्ट थे, बढ़िया मनोरंजन करते थे, और ये हमारी हाथ सफाई है, ये भी प्रामाणिकता से बताते थे। इसी जूनियर पीसी सरकार ने सत्य साई बाबा को एक्सपोज किया। एक बड़े व्यापारी बनकर गए सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए। बहुत बड़े हीरे व्यापारी है, बहुत पैसा उनके पास है, और वो पैसा सब डोनेट करना चाहते हैं, ये बात बराबर उन्होंने फैला दी। इसलिए सत्य साई बाबा बड़े बड़े घुंघराले बाल वाले सत्य साई बाबा, उन्होंने जूनियर पीसी सरकार को बुलाया। उनको पता नहीं था ये जूनियर पीसी सरकार है, एक बहुत बड़े हीरे व्यापारी है ऐसा मानकर ही उनको बुलाया। और फिर बात करते करते उन्होंने उनको चमत्कार से संदेश दिया। फिर जूनियर पीसी सरकार ने कहा कि आई डोंट लाइक संदेश, आई लाइक रसगुल्ला, और उसने फिर रसगुल्ला निकाल कर दिया। अब बाबा के सामने चमत्कार करने के बाद में, सत्य साई बाबा के सामने चमत्कार करने के बाद में पूरा वातावरण एकदम हॉट हो गया, गर्म हो गया। तब ये जूनियर पीसी सरकार उनके सामने डिक्लेयर करते हैं, बाकी लोगों को कहते हैं आप चुप बैठिए, ये आदमी मेरे ही पिताजी से सब चमत्कार सीखा है, यानी सीनियर पीसी सरकार से सीखा है। ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में खुद कहा। और 1982 में जब मैं ये काम शुरू करना था, उसके पहले ही जेंटलमैन नाम का एक मैगजीन निकलता था, उसमें भी उनका इंटरव्यू छप के आया था। तो ये प्रामाणिकता होती है। तो क्या शकुंतला देवी मैथमेटिशियन है? या मैं जैसे कह रहा हूं वो मैथमेटिक्स के टेक्निक्स का उपयोग करती थी। एक मैथमेटिकल जादूगर थी, मैजिशियन थी, स्किल थी, बहुत अच्छा स्किल उनके पास था। इसका जवाब हम कल विस्तार से देखेंगे। आज के हिस्से में मैं दूसरी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर शकुंतला के बारे में हम जानेंगे। अभी शकुंतला का जो एड मैंने आपके सामने बताया था, वो फिर से एक बार आपको दिखाया जाएगा। फिर से वो फिगर बताओ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर शकुंतला देवी के बारे में। फिल्म में ये हिस्सा ज्यादा हाईलाइट नहीं किया,
जबकि वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर थी। अभी ये जो जाहिरात बंगलोर की आपके सामने है, उसमें क्या लिखा है? यू हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ सॉल्यूशन। आपको समस्या है, मेरे पास उसका जवाब है। शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड फेम। शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर, जगह प्रसिद्ध, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, रॉयल्टी, मूवी स्टार्स and top business tycoons of the world is now available for astrological consultations. व्यक्तिगत ज्योतिषी प्रेसिडेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, सरदार और राजे लोगों के, मूवी स्टार्स के, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों के आपके लिए अवेलेबल है। ये जाहिरात बंगलोर की जाहिरात है। मैं ढूंढ रहा था जाहिरातें, इसकी एड्स, तो ये मिल गई, इसलिए आपके सामने ये रखी। ये उसके जाहिरात में ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड फेम करने की क्या जरूरत है? वो बताना चाहती है कि उसके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है वो गणित जैसे ही सही रहते हैं। मैं कोई काल्पनिक बात आपसे नहीं कर रहा। शकुंतला देवी 1985 मई में नागपुर में आई थी। ये जो नागपुर में आई शकुंतला देवी 1985 में, वो किसी खास कारणवश आई थी। नागपुर के जेसीज ने उसके गणित का, यानी गणित के जो डेमो वो देती है, उसका कार्यक्रम रखा था। उस बहाने नागपुर आने के बाद में उसने, यानी शकुंतला देवी ने 4 दिन तक अपना एस्ट्रोलॉजी का व्यवसाय शुरू किया। अब इसकी जो एड है, ये किताबें हैं, ये हिंदी की किताब है, ये किताबें आपको बताई जाएगी, ये मराठी की किताब है। ये मराठी और हिंदी दोनों किताबें बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुकी है। उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, आपके सामने है ही। मेरी पहली जो किताब प्रसिद्ध हुई थी, उसमें एक एड मैंने शकुंतला देवी की रिप्रिंट की थी। वो एड क्या थी? गॉड कैन गिव यू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन योर फ्यूचर। God can give you accurate information on your future, so can शकुंतला देवी। भगवान आपके भविष्य की सटीक जानकारी दे सकते हैं, वैसे ही शकुंतला देवी दे सकती है। ये एड शायद 22-23 मई से नागपुर में आने शुरू हो गई। सारे पत्रकार भौचक्के हो गए। हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम ऑलरेडी 1982 से शुरू हो चुका था। 2.5-3 साल में हम बहुत अच्छे एस्टेब्लिश हो चुके थे। बड़े बड़े लोगों को नागपुर से खदेड़ चुके थे। कई लोगों के चमत्कार पराभूत कर चुके थे उनको, उनके चमत्कारों का एक्सपोजर किया था, भांडाफोड़ किया था। नजदीक में प्रोग्राम होने के कारण एक दिन मुझे गैप मिली, मैं नागपुर में आया। शायद मैं 23-24 तारीख को नागपुर में आया, 24 मई को। और जैसे ही आने के बाद में मेरे कॉलम चलते थे लोकमत में 2 हर हफ्ते में। एक यूथ कॉलम चलता था और एक अंधविश्वास पर कॉलम चलता था। मेरा प्रेस में चक्कर होता ही था। जैसा ही मैं प्रेस में गया, और जहां हमारा प्रेस क्लब होता है, वहां सभी पत्रकार मित्र इकट्ठा होते हैं, वहां सब पत्रकारों ने मुझे घेर लिया। अब एक जमाने में हम सब साथ में ही काम करते थे।
मैंने नागपुर में भी पत्रकारिता की है। सब कहने लग गए कि बड़े बड़े लोगों को तुम खदेड़ते हो। ये शकुंतला देवी इतनी आक्रामक जाहिरात कर रही है, भगवान जैसे सटीक भविष्य बताने का दावा कर रही है। इतना ही नहीं तो उन्होंने कहा था संगणक गलती कर सकता है पर शकुंतला देवी कतई नहीं। ये बायलाइन थी एड की, संगणक गलती कर सकता है पर शकुंतला देवी कतई नहीं। तो फिर उसको तुम एक्सपोज क्यों नहीं करते हो? कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? मैंने कहा प्रोग्राम्स फिक्स्ड है आगे के, मैं समय नहीं निकाल सकता हूं, और मेरे बाकी के साथी मेरे बिन कुछ करेंगे नहीं, उनको मेरी जरूरत महसूस होगी और मुझे प्रोग्राम रद्द करने पड़ेंगे। लोगों ने बहुत खर्चा किया होता है, मेरे हर प्रोग्राम पे बड़ा खर्चा होता है, बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, अच्छी ऐड होने के बगैर मैं प्रोग्राम को जाता ही नहीं हूं। और लगातार 3-4 दिन के प्रोग्राम एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने रखे, सबके सब मुझे रद्द करने पड़ते थे, पढ़ने वाले थे। लेकिन पत्रकारों का इतना प्रेशर मुझ पर था कि मुझे सभी प्रोग्राम्स कैंसल करने पड़े और मुझे वहां रहना पड़ा। 24 तारीख को हमने शकुंतला देवी से मिलने के लिए समय मांगा। शकुंतला देवी का शायद ये दूसरा दिन था। राधिका होटल में वो रुकी थी। भगवान के जैसा सटीक भविष्य बताती है, ये दावा उनका चल रहा था। संगणक गलती कर सकता है पर शकुंतला देवी कभी नहीं कर सकती, ये भी उनका दावा ये एड के साथ में, एस्ट्रोलॉजी के एड के साथ में चल रहा था। इतना ही नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक गणित कर कर बताया। सभी पत्रकार बहुत प्रभावित हुए। फिर भी कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप इतना अच्छा गणित करती हो, आप इतनी अच्छी मैथमेटिशियन हो, ये एस्ट्रोलॉजी क्यों करती है? तब उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज एज करेक्ट एज मैथमेटिक्स। ये भी बात उन्होंने कही थी और पत्रकार यही वाक्य मेरे मुंह पर बार बार फेंक रहे थे, क्योंकि इसके पहले हमने बड़े बड़े ज्योतिषों को ऑलरेडी एक्सपोज किया था। तो नेचुरली उनका ये कहना भी सही था। भविष्य कथन भी गणित इतना ही अचूक भविष्य शास्त्र होता है, गणित इतना ही अचूक होता है, एक्यूरेट होता है, ये उनका दावा था। राधिका होटल में उनका व्यवसाय चल रहा था। पहला दिन तो ठीक हो गया, दूसरा दिन अभी चल रहा है। अब सभी हम पत्रकार लोग जानकारी निकालते। हर व्यक्ति का एंट्री फी 300 रुपए थी। 1985 में 300 रुपए। 1982 में मैं तरुण भारत में काम कर रहा था, मेरा पगार था मासिक 600 रुपए। उसके पहले मैं पुणे में काम कर रहा था, मेरा मासिक पगार अधिकृत 750 था, मुझे दुगना मिलता था क्योंकि मैं प्राध्यापकी छोड़कर आया था, मुझे 1500 रुपए पगार मिलता था। लेकिन बाकी सभी पत्रकारों का 750 रुपए पगार था। मुझे दुगना पगार विदर्भ के दौरे के बहाने मिल जाता था। यानी कल्पना करो 300 रुपए ये रकम उस जमाने में कितनी बड़ी होगी। 300 रुपए में 3 सवालों के जवाब। ज्यादा से ज्यादा समय मिलता था 4 से 5 मिनट, और दिन भर की अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी थी चारों दिन की। 3 मिनट में 3 सवाल पूछिए, जाने के लिए 1 मिनट, आने के लिए 1 मिनट, मान के 5 मिनट में एक व्यक्ति। अब क्या करते? शकुंतला देवी ने हमको बिल्कुल कुछ समझा नहीं। ये कौन ब्लाइंड वाले वगैरह ऐसा कर कर, क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनको लगा कोई ब्लाइंड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। अंधश्रद्धा ये शब्द का मतलब उनको समझता नहीं, जबकि वो कहती है कि मैं प्रिस्ट फैमिली से हूं। तो प्रिस्ट फैमिली से है तो संस्कृत तो समझता है, और श्रद्धा ये शब्द तो संस्कृत है। लेकिन शायद उनको नहीं समझा। अंधश्रद्धा यानी ब्लाइंड वगैरह उन्होंने समझ लिया। बिल्कुल मैं मिलना नहीं चाहती, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए हमने उनको चुनौती दी।
1 लाख रुपए का प्राइज देंगे। अगर आप कुंडली के आधार पर, होरोस्कोप के आधार पर स्त्री है, पुरुष है, ये 95% करेक्ट बताएं, या 10 होरोस्कोप हम देंगे और जो प्रेडिक्शन जांचे जा सकते हैं वो 90% के ऊपर करेक्ट हो गए तो भी आपको ये प्राइज मिलेगा। ये आह्वान दूसरे दिन सभी के सभी पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में छप कर आया। उसके साथ में मैंने सवाल भी दिए थे। जो लोगों ने ऑलरेडी पैसे देकर शकुंतला देवी के भविष्य जानने के लिए बुकिंग किया है, उनको कहा था कि मेरा भी एक आधा सवाल आप पूछिए। सवाल ऐसा पूछिए कि जिसका जवाब आपको पहले से मालूम। झूठ मत बोलिए। आपकी पत्रिका करेक्ट दीजिए, जन्म तारीख करेक्ट दीजिए, लेकिन सवाल पूछते वक्त ऐसा पूछिए, अगर आपकी शादी हो गई तो मेरी शादी कब होगी? अगर आपको मेडिकल में एडमिशन मिल चुकी है तो मुझे कब मेडिकल में एडमिशन मिलेगी, या मेडिकल में एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको अगर बच्चे हुए हैं तो क्या मुझे बच्चे होंगे? अब ये जाहिर तरीके से मैंने ये सवाल दिए और हिंदी और मराठी पेपर्स ने इसको छाप दिए। इंग्लिश पेपर्स ने इसको छापे, प्रिंट नहीं किए। इंग्लिश पेपर ने हमारे केवल 1 लाख रुपए का आह्वान प्रसिद्ध किया और मुझे लगता है शकुंतला देवी ने सुबह सुबह शायद केवल इंग्लिश पेपर्स देखे होंगे, मराठी हिंदी पेपर्स देखे नहीं होंगे या उनको समझा नहीं होगा। 25 तारीख को सुबह सुबह एक सरदार जी का नंबर था। अब मैं उनको पहले तो जानता नहीं था, लेकिन मैं लगातार कई सालों से न्यूज़पेपर्स में रेगुलर कॉलम्स लिखता था, पत्रकार था, तो मुझे वो जानते थे बहुत अच्छे ढंग से। वो बाद में वो कहते थे कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन रहा, लेकिन ज्योतिष पर भी उनका विश्वास, ऑलरेडी वो पैसे भर चुके थे। सरदार जी ने एंट्री लेते ही 3 सवाल पूछे। अब कुंडली तो पहले देखी शकुंतला देवी ने, कुंडली से जन्म तारीख का पता चल जाता है, जन्म तारीख से उम्र का पता चलता है। सरदार जी का उम्र करीबन 50 साल। 50 साल के सरदार जी पहला सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत बुरे हाल है, कम से कम मेरा पेट भरे ऐसा मेरा धंधा चलेगा। अब शायद ऊपर से नीचे तक देखा शकुंतला देवी ने, जन्म तारीख उनके साथ में थी, अपने आप को न्यूमेरोलॉजिस्ट कहती थी। न्यूमेरोलॉजी एक भविष्य कथन का एक तरीका है जो आंकड़ों पर से भविष्य कहा जाता है। जन्म तारीख के आंकड़े मिल गए तो भी काफी होता है, उसके आधार पर वो भविष्य बताते हैं। उन्होंने कहा, क्यों कहा पता नहीं मुझे, नहीं, कैसे वैसे तुम्हारा पेट भरेगा लेकिन अच्छा कमा नहीं पाओगे। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मेरी शादी होगी क्या? अब कुंडली पर देखती है तो 50 साल की उम्र है, 50 साल तक इसकी शादी नहीं हुई, अब क्या होगी? तो बोले नहीं, तुम्हारी शादी होना संभव नहीं। अब ये 3 सवाल तैयार कर कर आए थे। अब ये दूसरा सवाल का नहीं जवाब आने के बाद में तीसरा सवाल अलग पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तीसरा सवाल पूछ लिया, क्या मुझे बच्चे हो गए क्या? अब शकुंतला देवी चिढ़ गई। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी शादी होगी नहीं तो बच्चे कैसे हो गए? सरदार जी उससे भी ज्यादा चिढ़ गए। फिर मेरे को 2 बच्चे हैं, उसका क्या? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उसका क्या करूं मैं? वो क्या मेरे नहीं है क्या? और सरदार जी हो हल्ला करने लग गए। पूरे होटल के लोग इकट्ठा हो गए। बाकी होटल वाले उसको सभी जानते थे, बड़ा आदमी था, बड़ा व्यवसायी था, होटल्स उनके थे, पेट्रोल पंप्स उनके थे, सक्सेसफुल व्यवसायी था, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। तीनों सवालों के जवाब गलत, जबकि उनकी जन्म तारीख, जबकि उनका होरोस्कोप ज्योतिष नहीं बनाया था, वो शकुंतला देवी को दिया गया था। उसका विश्वास बैठ गया कि श्याम मानो कहते हो बात सही है, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले कहते हो बात सही है। कैसे वैसे होटल वाले उसके पहचान के थे, होटल का मालिक पहचान वाला था, कैसे वैसे उसने समझा बुझा कर इनको बाहर कर दिया। ये बाहर खड़े रहे
और जाने वाले हर व्यक्ति को पकड़कर वो श्याम मानव का एक सवाल पूछना, मराठी हिंदी पेपर्स बता कर उनको बोल रहे थे। हम उनके सामने निदर्शन करने वाले हैं, उसका कोई समय हमने तय नहीं किया था। मैं और कुछ मेरे साथी 12-1 बजे के दरमियान हम वहां पहुंचे, तो सरदा जी आकर मुझसे झगड़ने लगे। अरे ये क्या समय है क्या आने का, मैं सुबह से आपका राह देख रहा हूँ। बोला हमने कहा डिक्लेयर किया था कि सुबह करने वाले। हाँ लेकिन मैं राह देख रहा हूँ, अभी तक 50 लोगों को मैंने पकड़ कर रखा, जिनके शकुंतला देवी ने गलत जवाब दिए। अब केवल 10 लोग बचे हैं, बाकी लोगों के मैंने एड्रेस लिए हैं। फिर हमने उन 10 लोगों के इंटरव्यूज लिए जिनके सवालों के जवाब शकुंतला देवी ने गलत दिए थे। फिर हमारी ये मुहिम चलते रही। तब तक शाम को 5 बजे सभी हमारे जो भी हमारे संगठन के लोग थे पहुंच गए थे। हमने समय मांगा था। आज क्यों पेपर्स में इतनी सब बातें आने के बाद में और सभी पेपर्स की हेडलाइंस थी, तो नेचुरली शकुंतला देवी को लगा या फिर किसी ने उनको सलाह दी, उन्होंने हमको मिलने के लिए समय दिया। तो हम कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए जो निदर्शन कर रहे थे, बाहर में प्ले कार्ड्स लेकर बैठे थे, ठग शकुंतला देवी वगैरह वगैरह ऐसे प्ले कार्ड्स थे, जिसमें मेरे साथ में उमेश जी चौबे हमारे यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, सुरेश जी अग्रवाल, डॉक्टर रवि रानड़े जो पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, यानी तब थे, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी, डॉक्टर भालभोळे ये भी राज्य शास्त्र के बहुत बड़े प्राध्यापक और महाराष्ट्र में एक विद्वान कर प्रसिद्ध है, डीएम आळशी जीईसी के सेंट्रल इंडिया के जनरल मैनेजर थे, जीईसी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, हरीश देशमुख हमारे सचिव रहे हैं, हरीश टावरे, ये कुछ जिन्हें चुने हुए लोगों का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने के लिए गया। फिर जो पेपर में प्रसिद्ध हुआ था वही बातें हमने उनके सामने कही, चुनौती दी, मृत या जिंदा है, हम आपको 10 कुंडलियां देंगे, उसके आधार पर आप कहिए, 95% भी करेक्ट रहता है तो आपको ये 1 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा और हम आपकी माफी मांगकर निकल जाएंगे। अगर आप जिंदा और मृत नहीं बता सकते तो 90% बाकी जो प्रेडिक्शन जांचे जा सकते हैं, ऐसे प्रेडिक्शंस कहिए, तो भी ये आह्वान पूरा होगा। शकुंतला देवी एकदम चिढ़ गई। अब जिसको गॉड गिफ्ट है, जीनियस है, वो चिढ़ गई एकदम से। वो हमसे कहने लगे कि तुम क्या बम और पिस्तौल लेकर आए हो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। हम हंसने लग गए। हमने फिर से एक बार परिचय करा दिया सबका। आप इन सबके नाम बता दीजिए पुलिस को पता है ये लोग कौन है। हम बहुत अहिंसक लोग हैं, कभी हाथ नहीं उठाते, मारपीट नहीं करते, ये बात हमने उनको समझाई। लेकिन वो इतनी चिड़ी हुई थी कि ये देश रहने लायक नहीं है, तुम सभी भगवान के लोगों का अपमान करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। और फिर उसने डिक्लेयर किया कि 5 दिन के बाद मैं न्यूयॉर्क जा रही हूं और न्यूयॉर्क जाने के बाद में मैं कभी भारत में वापस नहीं आऊंगा। ये भारत रहने लायक नहीं है, तुम लोग भगवान के लोगों को यहां रहने नहीं देते हो। हमने उनको समझाया कि आप चाहे उतनी पुलिस के पास कंप्लेंट कीजिए लेकिन हमारा आह्वान स्वीकारिए। वो बोले मैं कोई स्वीकारेंगे नहीं। फिर हमने उनसे कहा कि आप अगर आह्वान नहीं स्वीकारती हो तो कल आपका जो 26 तारीख को गणित का कार्यक्रम है वहां पर हम निदर्शन करेंगे, प्ले कार्ड्स लेकर आएंगे, आपका कार्यक्रम नहीं, क्योंकि आप ज्योतिष के नाम पर लोगों को ठग रही है। आपके प्रेडिक्शंस गलत है, ये हमने ऑलरेडी सिद्ध किया, लोगों ने ही सिद्ध किया, तो इसलिए कल आपका कार्यक्रम नहीं होगा। फिर हम वहां से वापिस आए। इस कार्यक्रम में बाकी भी जो लोग थे, हमारे प्राध्यापक सुधाकर जोशी थे, यामिनी चौधरी थी, प्रज्ञा चौधरी थी, सीमा दंडिगे, रेखा दंडिगे,
चंद्रकांत ढाकुलकर, सुरेंद्र फडणीस, प्रकाश गावड़े, सूर्यमणि भिवगड़े, दिनेश वैद्य, मदन थूल, हाड़के, गिरटकर, पुसतकर, कांबळे ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। और बाकी 150-200 कहां से आकर कई युवक और युवती इस निदर्शन में शामिल हुए थे। ये सब निपट कर उसके बाद में हम जेसीस के लोगों से मिलने के लिए गए और ये सब निपट कर 8-9 बजे मैं घर वापस आया। अब मेरे यहाँ तो कोई टेलीफोन था नहीं, पुलिस बार-बार चक्कर काट कर गई थी घर से, क्योंकि हमने मिलने के बाद में 6 बजे के बाद में शकुंतला देवी ने सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने हमारी कंप्लेंट कर दी थी और मैं प्रमुख था तो मुझे पुलिस ढूंढ रही थी। जो सब इंस्पेक्टर मुझे लेने के लिए आए थे गाड़ी लेकर, वो कहने लगे कि आपको तुरंत साहब ने बुलाया है। तुरंत? अटक वारंट वगैरह है क्या? मैंने बहुत समझाया, आप क्या चीज हो ये भी समझाया, फिर भी सीनियर इंस्पेक्टर नए नए आए हैं, आपको नहीं जानते। बोले उठा के लेके आओ। बोले ऐसा बोला उठा के लेके आओ? हाँ बोले, मैंने उनको समझाया कि मानव साहब के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हम लोग, बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है, लोगों का काम करते हैं। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। मैं गया पुलिस की गाड़ी में और मेरा एक तरीका है अधिकारियों से बात करने का, जो जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में मैं बात करता हूं। और सभी लोगों के सामने इंस्पेक्टर को मैंने एकदम झाड़ना शुरू कर दिया। अब कमिश्नर से लेकर सभी लोग मेरे पहचान के। ये तरीका है तुम्हारा। जो लोग ठगी से बचाते हैं उनको आप उठा के लाने की बात करते हो। और ये शकुंतला देवी, जो हमने 20 से लोग जो शकुंतला देवी के पास जाकर आए थे, सरदार जी ने 10 लोगों को पकड़ कर रखा था और बाद में भी हमको मिले। ये 20 लोगों के इंटरव्यूज हमने रिकॉर्ड किए थे कि जिनके सवालों के जवाब गलत दिए थे शकुंतला देवी, क्योंकि उन्होंने मेरे सवाल पूछे तो जवाब गलत आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने ठगी के आरोप लगाए थे, वो सब टेप रिकॉर्डर में उनको सुना दिया। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे से एक नागपुर में मुझे से पत्रकार को उठा के लेके आओ ऐसा कह सकता है, उन्होंने तुरंत शकुंतला देवी के खिलाफ रात को 11 बजे 11 बजे तक हम बैठे थे, सब उनको सुना रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे थे। और जैसे ही हम गए, मुझे सब इंस्पेक्टर ने बाद में बताया कि तुरंत शकुंतला देवी को रात को 11 बजे सोई थी उठाकर बुलाया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। तो ये भी काम ये इंस्पेक्टर साहब ने कर दिया। तब तक हम जेसिस से मिल चुके थे, जेसिस के लोगों के साथ में मिलने के बाद में उनको सब समझाया, वो सभी पढ़ रहे थे, हमको पहले से जानते थे, उनमें काफी मित्र लोग भी थे। उन्होंने ये बात हमारी मान्य की कि कल का गणित का कार्यक्रम नहीं होगा। उसमें उनका बहुत आर्थिक नुकसान भी था, क्योंकि काफी टिकट बिक चुके थे। ऑलरेडी टिकट के आधार पर वो कार्यक्रम होने वाला था, यानी आप फ्री में उनके डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देख सकते थे। ये फंड इकट्ठा करने का एक तरीका था जेसिस का, इसलिए उनको काफी सोचना भी पड़ा। खर्चे तो हो चुके हैं, लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इतनी मेहनत ले रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो साथ देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तय किया और प्रोग्राम को रद्द किया। ये जो मैथमेटिशियन शकुंतला देवी वाला जो प्रोग्राम था वो जेसिस ने रद्द किया। केवल रद्द नहीं किया, उन्होंने एक पत्र लिखा जो शकुंतला देवी को पहुंचाया और जो पेपर में भी दूसरे दिन छप कर आया। क्या था वो? गणित और फल ज्योतिष एक ही है। आपके इस प्रचार से शहर में जो असंतोष फैला है उसे देखते हुए सार्वजनिक हित की दृष्टि से हम गणित की करामात का आपका पूर्व घोषित कार्यक्रम रद्द करते हैं। हम गणित की करामात का आपका पूर्व घोषित कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। आप इन दो छोरों की बातों को एक कर रही है, यह अनुचित है। आप भविष्य में ऐसा न करें, यह सलाह भी हम आपको दे रहे हैं। ये पत्र जेसिस ने लिखा
ये लिखित पत्र प्रेस में छप के आया। दूसरा दिन 26 में सुबह 10 बजे कार्यक्रम है धनवटे रंग मंदिर में, हमारे यहाँ का तब का सबसे बड़ा थिएटर, सेंट्रली लोकेटेड सीतामढ़ी में। जिन्होंने टिकट लिया था वे तो लोग आए, लेकिन बाकी भी 3-4 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ हम लोग हम पर चीटने लग गए, अरे क्या मानव साहब, वो ज्योतिष का तो ठीक है आपने किया हो, लेकिन गणित का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है। शी इज अ मैथमेटिकल विजार्ड, शी इज अ मैथमेटिशियन। उसका वो भी कार्यक्रम आप लोगों ने नहीं होने दिया। हम उनके साथ बातचीत करते रहे, बोलते रहे, इस बहाने उनका प्रबोधन कर पाए। कार्यक्रम रद्द, कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन लोग 3-4 हजार इकट्ठे हुए, जबकि उसकी कैपेसिटी 1000-1200 की थी केवल, लेकिन 4000 लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के साथ में ये सब हो रहा था, तब दोपहर में शकुंतला देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्हें गिने चुने पत्रकारों को बुलाया गया, सबको नहीं बुलाया गया। शायद उनको किसी ने सलाह दी, उसके अनुसार कुछ पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन नागपुर के सभी पत्रकार इन चीजों में ट्रेंड हो चुके हैं, बार बार ये चीजें होने के कारण उन्होंने शकुंतला देवी के नाक में दम कर दिया। आपका भविष्य गलत कैसा निकला? हमने वो टेप रिकॉर्ड सुने हैं, हमको सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के आप पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, उन्होंने सुनाए हैं। ये कैसे गलत हुआ? वो लोग तो अंधविश्वास निर्मूलन वाले नहीं है। हम उन लोगों में से कुछ लोगों को जानते हैं जो बहुत अलग लोग हैं, उनकी पहचान तक नहीं। तो ये गलत कैसे आपके प्रेडिक्शंस हुए? फिर शकुंतला देवी ने कहने का प्रयास किया कि अपूर्ण जानकारी थी। बोले अपूर्ण जानकारी का क्या सवाल है, आपने हर एक के तो होरोस्कोप देखे थे, आपको होरोस्कोप की आवश्यकता थी, आपने दावा किया था हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कि होरोस्कोप के आधार पर आप पूरा भविष्य बताती है। तो जानकारी अधूरी होने का क्या सवाल? प्रतिकूल परिस्थिति, मनस्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह कई बातें उन्होंने कही। फिर पत्रकारों ने सवाल पूछे कि ये पेपर में लिख कर आया है, श्याम मानव साहब ने कहा है कि आप लोगों से ताबीज के लिए, एक ताबीज बांधने के लिए 1 से 3 हजार रुपए लेती हो। वो उन्होंने मान्य किया कि हाँ, कुछ लोगों से मैंने ताबीज के लिए पैसे लिए हैं, संस्था के लिए रजिस्टर, यानी एक गणित की संस्था में निकलने वाली हूं, उसके लिए लिए। अब ये नागपुर के पत्रकार है, वो छोड़ते नहीं है। आजकल के मोदी मीडिया जैसे पत्रकार थोड़ी है। उन्होंने कई आड़े सवाल पूछे कि फिर आप ये जो चंदा ले रही हो स्कूल के लिए, वो स्कूल कहाँ बन रही है? ये आपकी संस्था रजिस्टर हुई है क्या? उसकी आप रसीद देते हो क्या? इसका जवाब नहीं था, यानी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। जिन लोगों से पैसे लिए उनको कहा नहीं गया है कि गणित की संस्था के लिए हम पैसे ले रहे हैं, वो ताबीज के लिए पैसे ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भविष्य कथन के लिए मैं पैसे नहीं लेती, केवल 15-20 रुपए लेती हूँ, और कई लोगों ने वो भी डुबोए। ये साफ 100% झूठ बात थी। 300 रुपए एंट्री फी थी। जब तक आप 300 रुपए जमा नहीं करते तब तक आपका नंबर ही नहीं लगता था। और कई लोगों ने हमको लिख कर दिया था कि हमने 600 रुपए दिए हैं, क्योंकि हमको लगता था 3 सवाल नहीं, हमको 6 सवाल पूछने हैं, इसलिए 600 रुपए भरे थे। और हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध, जिनके पास डिग्रियों का भंडार है, ऐसे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, जिनको मैं हमेशा अंधश्रद्ध शिरोमणि ऐसा कहता हूं, बहुत डिग्री है, बहुत विद्वान है, आईएएस भी की है, एमडी भी किया है, कई डिग्रियां है। उन्होंने शकुंतला देवी से ताईत बांधा, उसके 3000 रुपए दिए। उनके साथ में एक दूसरे हमारे डॉक्टर मित्र गए थे, उन्हीं से ये जानकारी मिली, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने भी ऐसे ही पैसे दिए थे ताईत बांधने के लिए। मैंने पूछा भी, डॉक्टर साहब आप मेडिकल कॉलेज में इतने बड़े प्रोफेसर हो और आप भी ताईत? नहीं, वो श्रीकांत के साथ में गया था, उसने भी लिया, मैंने भी ले लिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि शकुंतला देवी लोगों को ठग कर काफी पैसा कमाती थी।
फिर आगे के एफआईआर का क्या हुआ? रात में पुलिस ने गुपचुप तरीके से शकुंतला देवी को एरोप्लेन में बिठाया और उड़ा दिया, पुलिस सुरक्षा में उड़ा दिया। क्यों ऐसा हुआ? बाद में मुझे कभी तो भी काफी महीनों बाद कमिश्नर साहब ने बोला, क्या करे मानव साहब, दिल्ली से फोन आया था, केंद्रीय मंत्री का फोन था, इसलिए हमको करना पड़ा। अब केंद्रीय मंत्री का फोन आकर जब शकुंतला देवी नागपुर से उड़ जाती है, नागपुर के लोगों ने खदेड़ने के बाद में, तो एफआईआर का क्या होने वाला है? हमको भी उनको जेल में ठूसने का कोई बहुत शौक नहीं था। उन दिनों में हम पुलिस वगैरह के चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं थे, केसेस वगैरह नहीं करते थे, बाद में करना शुरू किया, पुलिस ने खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया इसलिए। और फिर शकुंतला देवी ने तो डिक्लेयर किया था कि मैं अभी 4-5 दिन के बाद न्यूयॉर्क जा रही हूँ, फिर भारत में नहीं आने वाली, ये देश ही रहने लायक नहीं है। लेकिन पिक्चर में देखा गया कि 1986 में, ये 85 मई की बात है, और 1986 में वो होमोसेक्सुअल का जो किस्सा है, जो मैंने आपके सामने रिपीट किया, देहरादून में हुआ था, तो इसका मतलब वो भारत आ रही थी। तो ये शकुंतला देवी की बात है। ये जो धनवटे के आगे जो लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें बहुत बड़े पढ़े लिखे भी लोग आए थे, वो हमसे भिड़ रहे थे। वो हमसे सवाल कर रहे थे कि मानव साहब, आपने ये सिद्ध किया कि उसको भविष्य के, वो सटीक भविष्य वगैरह नहीं बता सकती, भविष्य के नाम पर लोगों को ठगती है, ये हमको मान, क्योंकि आपने प्रूफ ही सामने रखे, एफआईआर भी दाखिल हो गई। लेकिन ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करती है, उसका क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज है, उसका क्या? इतना ही नहीं, तो वो कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेशंस करती है, अंडर रूट्स करती है, उसका क्या? वो इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन है, मैथमेटिकल विजार्ड है। मैथमेटिक मैथ विजार्ड्स का मतलब होता है गणित सर्वज्ञ, मैथ विजार्ड गणित की सर्वज्ञ है, जीनियस है, वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन है, उसने कंप्यूटर को हरा दिया, उसका क्या? ये जो शकुंतला देवी गणित करती है, कैलकुलेशंस करती है, सब्सट्रैक्शंस करती है, मल्टीप्लिकेशंस करती है, डिविजन्स करती है, रूट्स निकालती है, रूट्स बताती है, उसका क्या? ये सब उसको दैवी शक्ति से प्राप्त होता है, ऐसा दावा उसने नागपुर के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, और वो छप कर आया था। इसका क्या जवाब है? ये सवाल हमसे केवल लोग नहीं पूछ रहे थे, पत्रकार भी पूछ रहे थे। अब इनमें से मैक्सिमम पत्रकारों के साथ में मैं काम कर चुका था, कुछ ही साल पूर्व फुल टाइमर पत्रकार था वहां पर, अभी भी पत्रकार था, लोकमत से जुड़ा हुआ था। तो नेचुरली पत्रकार मित्र भी बोल रहे थे, प्रेम से बोल रहे थे, लेकिन पूरे आह्वान के साथ बोल रहे थे, ये सिद्ध कर बताना ये गणित क्या प्रकार है। और मित्रों, वो भी जवाब हमने ढूंढा। कैसे? ये कल मैं विस्तार से आपके सामने बात करूं। अभी ये जो किस्सा है शकुंतला देवी का, ये बहुत विस्तार से ये किताब में लिखा है, ये हिंदी में किताब है, इसके पेजेस भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये मराठी की किताब है, एक ही किताब है, इसका भाषांतर हिंदी में। 1985 में विस्तार से ये सब बातें लोकमत के मेरे आर्टिकल में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि मैं लगातार लोकमत में हर हफ्ते 2 आर्टिकल्स लिखता था, एक यूथ कॉलम के लिए और एक अंधविश्वास के लिए। और बाद में पहली बार ये 2002 में किताब प्रसिद्ध हुई, उसमें भी ये आर्टिकल विस्तार से छपकर आया है। 1985 में हमने उनको एक्सपोज किया, उनको नागपुर से भगाया, शकुंतला देवी ठग है ये जाहिर तरीके से सिद्ध किया।
अब गणित के बारे में कल विस्तार से मैं आपके सामने सब बातें रखूंगा। ये सही में मैथमेटिशियन है कि केवल मैजिशियन है? मैं मैजिशियन को कम नहीं आंकता हूं। मैंने पहले ही कहा, पीसी सरकार का, जूनियर पीसी सरकार का आपके सामने नाम लेकर बोला कि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। मैं सभी जादूगरों का रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे स्किल्स रखते हैं। मैं भी बाबाओं के चमत्कार लोगों को कर कर बताता हूं, लेकिन उनके इतनी सफाई मुझ में नहीं आ सकती क्योंकि उतनी प्रैक्टिस मैं नहीं करता। वे प्रैक्टिस करते, उसमें सफाई प्राप्त करते। शकुंतला देवी कैलकुलेशंस फास्ट करती है, इसके लिए तारीफ करने के लिए हम तैयार, लेकिन वो उसको अपने आप आते हैं, देवी शक्ति से आते हैं। क्या ये ठगी है या सच्चाई है, ये कल हम विस्तार से देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।